अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनी बासित। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे जहाँ भी होंगे और अपनी ज़िंदगी से खुश होंगे। जनाब, आज साल का आखिरी दिन है और आज सिर्फ एक साल को हम अलविदा नहीं कह रहे हैं, हम उन तमाम लम्हों को रुखसत कर रहे हैं जिन्होंने हमें बदल दिया। साल 2025 एक कैलेंडर का हिस्सा नहीं था, ये एक मुकम्मल सफ़र था, कभी मुस्कुराहटों भरा, कभी आंखों को नम कर देने वाला। ये वो साल था जिसने हमें बार बार ये याद दिलाया कि ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी से नहीं, अपनी शर्तों पर चलती है। किसी ने अपनों को पाया और किसी ने अपनों को खो दिया। किसी के ख्वाब हकीकत बने तो किसी ने टूटे हुए ख्वाबों के साथ दोबारा जीना सीखा। 2025 ने हमें कमज़ोर नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाया। हमने सीखा कि खामोश रहकर सब्र करना भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। हमने ये जाना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है, चाहे उसका इंतज़ार कितना ही तवील क्यों ना हो। हमने ये भी देखा कि दुनिया ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने फासले कम किए हमारे, मगर इंसान के दिल के फासले आज भी वही रहे। ऐसे में किसी एक फ़ोन कॉल का आना, किसी एक दुआ का, किसी एक गिले का वो काम किया जो बड़ी बड़ी सहूलतें ना कर सकी। ये साल हमें ये सिखा गया कि मजबूत वो नहीं है जो कभी गिरा ही नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर अपने ज़ख्म समेटकर फिर से खड़ा हो जाए। हमने आंसू भी छुपाए, मुस्कुराहटें भी संभाली और अपनी ज़िंदगी को चलते रहना सिखाया। और आज 2025 के अख्ताम पर हम अपने दिलों में शुक्र भी रखते हैं और उम्मीद भी रखते हैं। शुक्र उन चीज़ों का जो हमारे पास रहीं और उम्मीद उन चीज़ों की जो आने वाले कल में हमारा इंतज़ार कर रही हैं। दुआ है जनाब के आने वाला जो साल है जिसमें हम कल एंटर कर जाएंगे, वो हम सब के लिए सुकून दे हो, दिलों में हमारे नरमी लेकर आए, रिश्तों में हमारे मजबूती लेकर आए और हमें एक दूसरे को मज़ीद करीब कर दे, क्योंकि नया साल नई उम्मीद और एक बेहतर कल का वादा हर किसी को अपने साथ करना चाहिए। तो आज चूँकि आखिरी दिन है और आखिरी कह ले कि लम्हात हैं और जिनको हम गुजार रहे हैं 2025 के, याद करें कि 2025 आप लोगों का किस तरह का रहा, उसमें क्या क्या अचीवमेंट आपकी हुई, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर आपको नदामत है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आप प्राउड फील कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपने 2026 में अपने साथ लेकर नहीं जाना। उन तमाम तर बोझ को 2025 में ही छोड़कर जाना और 2026 में जब एंटर करेंगे तो एक नई उम्मीद के साथ कदम रखना है, एक नए जज्बे के साथ कदम रखना है और अपने साथ वादा करना है कि पिछली चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने की हमने कोशिश ज़रूर करनी है। तो अलविदा कहेंगे हम 2025 को भी और साथ साथ खुश आमदीद कहेंगे कल 2026 को, लेकिन उस हवाले से हम बात करते रहेंगे। लेकिन अभी हमने आगे बढ़ना है, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं और हमने बात करनी है हाइट ग्रोथ के हवाले से कि आजकल आपको पता है कि नौजवान भी और ख़ास तौर पर पेरेंट्स इस चीज़ के हवाले से बहुत कंसर्न होते हैं कि जब ग्रोइंग एज होती है तो उसमें हमारे बच्चों की जो कद है, हाइट है, वो अच्छी होनी चाहिए। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसकी वजह से आपकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ती है। कुछ ऐसे भी कह लें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है जिसकी वजह से आपके बच्चे की हाइट ग्रोथ होना रुक जाती है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और उसके लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, हर्बल रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं जिनके थ्रू आप बच्चों की जो है ना वो कद बढ़ा सकते हैं। तो इस पर हमने आज बात करनी है। बात करने के लिए हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अल्लाह के एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, आजकल नौजवान नस्ल जो है ना वो उन बहुत कद छोटा है और उसकी वजह से वो ख़ुद भी परेशान होते हैं, घर वाले भी परेशान हो रहे होते हैं। तो ये क्या वजह है? एक तो जेनेटिक्स होती है, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कद छोटा रहने के? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 70% मरूसियत जिनके वालिदा का कद छोटा है तो वो यकीनन औलाद वालिदैन का अक्स होती है, तो वो चीज़ें बच्चों में आती हैं।
और 30% बच्चों में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, ओके। एक्टिविटीज़ की कमी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ की कमी है, या बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कद रुकता है। लेकिन हमारे यहाँ देखने में आया कि इस दौर में अब अगले ये को 5-7 सालों में हम देख रहे हैं कि बच्चों की हाइट्स हमारी रुक गई। हाँ जी, ऐसे ही हालांकि है। पीछे जो हमारे एक हमारी पोत थी, उनकी हाइट माशाल्लाह 6-6 फुट तक जाती फुट थी, थी, 6.5 और फुट आज थी। 5 फुट से ऊपर बच्चों की हाइट ही नहीं जा रही। तो ये मेन वजह ये है कि देखें, पहले तो इसका बुनियादी जो इसका मैकेनिज़्म है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी। हमारी बोन्स की ओसिफिकेशन का एक अमल होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये अमल 13 साल से लेके अमूमन 12-13 साल से लेके और 18-19 और बच्चों में 20-21 तक चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बच्चे वो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रही। वो खुराक मुझे बताएं कि कौन से जंक फूड में, कौन से बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ों में कैल्शियम मौजूद है, किसी में भी नहीं। कौन से स्नैक्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपकी बॉन्ड्स को बेहतर करने के लिए ऐसी एनर्जी मौजूद है। हमें इस दौर में बच्चों में अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपने दूध भी पीना है, आपने दही भी खानी है, आपने खजूरें भी खानी है। सही है। यानी आप देखें अरब के अंदर जो ख़वातीन है उनका कितना लंबा कद है, और अरब के अंदर जो बच्चों को बिस्कुट दिए जाते हैं उसमें भी खजूर होती है, जो टॉफ़ियाँ बनाई जाती हैं उनके जो चॉकलेट्स उसमें भी खजूर मौजूद होती है। तो हमें चाहिए कि बहैसियत कौम हम अपने जो भी बच्चों के लिए चीज़ें बनाएं उसके अंदर वो न्यूट्रिशन ज़रूर डालें जिससे उनकी कद बढ़ने में मुआवन हो। और दूसरी अहम चीज़ ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बच्चा या बच्ची 5-7 साल, 6 साल, 3 साल का है तो वालिदैन बड़े परेशान होते हैं कि इसका कद नहीं बढ़ रहा, और वो मुआलजीन के पास जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। ये एक गहरा नुक्ता सुन लें कि कद वाली दवाइयाँ हार्मोन्स को टच करती हैं। बच्ची बलूगत के बाद दवाई खा सकती है, बलूगत से पहले वो डाइटरी सप्लीमेंट पे रह सकती है। यानी एक बहुत अहम नुक्ता है, और ये हमारे यहाँ बड़ी अफसोस होता है कि बहुत से मुआलजीन शायद दवाई और पैसे कमाने के लिए बेचा जा रहे हैं दर दर, और सही बात लोगों को बताते नहीं हैं। देखें 13 साल में 12 साल में अमूमन बच्ची बालिग होती है। बच्चियों में तो हमारे पास पैरामीटर है अयाम का आना कि उसकी बलूगत का। बच्चों में अमूमन 12, 13, 14 साल में हमारा बच्चा जो है ना बालिग होता है, और बच्चियों में कद आजकल 17 साल 18 साल में रुक जाता है। 17-18 साल से ज़्यादा इसके ऊपर कद नहीं बढ़ता, और बच्चों में इनसे 1-2 साल ऊपर तक जाता है जी। लेकिन बहुत रियल केस है जिसमें बच्चे 25-26 साल तक भी बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर दूसरी जो अहम चीज़ है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज है कि हमारे यहाँ बच्चा इनडोर एक्टिविटीज़ जब से मोबाइल में लग गया है तो वो आउटडोर एक्टिविटी से रुक गया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो जंपिंग एक्सरसाइज हैं, जस्ट लाइक वॉलीबॉल की एक्सरसाइज है जिसमें आपको चलना पड़ता है, बैडमिंटन है, रस्सा टापना, यानी हमारे पहले बच्चे बच्चियां घरों के अंदर वो एक गेम होती थी कि बच्चे रस्सा टापते थे, और बल्कि मैंने तो एक प्रोग्राम में ये कहा कि जी 101 बार रस्सा जो बच्चा टापेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह लंबा कद पाएगा। और ये देखने में हमने ये है एक हमारे मुजरबात में और मुशाहदे में चीज़ आई है कि जब बच्चों ने रस्सा टापना शुरू किया और अपने कद की फिक्र की और अपनी डाइट बेहतर की, और तीसरा अपनी नींद बेहतर की। नींद का अमल इतना गहरा है कि रात को जब हम 8 से 10 घंटे बच्चा आराम करता है तो नींद की हालत में हमारे जो ग्रोइंग हार्मोन है ना वो रिलीज होते हैं, वो बढ़ते हैं। सही है। तो वो आजकल नींद का ही मसला है बच्चों में नींद। हाँ। देखें ना, पूरी रात आपने सोना नहीं है, मोबाइल पे लगे रहना है, फिर सुबह आपने जाके लेट जो है सोना है और फिर लेट उठना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बलूगत के बाद से लेके 20-21 साल की ऐसी उम्र है कि वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों का ख्याल रखें, और बच्चों को खुद चाहिए कि वो अपना ख्याल रखें। और ये जो 20-21 साल तक का एक पूरा पीरियड है, इसके अंदर आप बुढ़ापे तक जो आपकी बीमारियां हैं उसकी वो मुदाफियत आपने सेव कर लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए क्या हर्बल रेमेडीज क्या हैं कि अगर क्या जेनेटिक अगर जो फैक्टर आ गया उसके लिए भी कोई नुस्खा है? जेनेटिक फैक्टर में तो लालाज मर्दा ये ठीक है। एक वालिद वालदा का कद अगर फर्ज करें 4.5 फीट है या 5 फीट है तो बच्चा 7 फुट नहीं हो सकता, ये एक अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन जो वालिदैन लंबे हैं उनके बच्चों के कद छोटे रह गए हैं, उसके अंदर थायराइड के इश्यूज भी होते हैं, उसके अंदर टॉन्सिल्स के इश्यूज होते हैं। आपको पता है आजकल बच्चों के जो गलों का मामला है, टॉन्सिल्स की वजह से ग्रोथ रुक जाती है, टॉन्सिल्स की वजह से आपकी जनरल हेल्थ फिजिक रुक जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि आप ऑलिव्स का इस्तेमाल करें, जैतून का इस्तेमाल करें। अच्छा, जैतून ग्रीन ऑलिव्स जो बच्चे 5-7 दाने सुबह शाम खाना शुरू कर दें एज अ सैलड, तो आप यकीन करें 1-1.5 माह के अंदर 2-2.5 इंच कद बढ़ता है सिर्फ ऑलिव्स के इस्तेमाल से।
ऐसी क्या चीजें ऑलिव्स के अंदर के ऑलिव्स जो पूरी आपके कद को न्यूट्रिशन का बढ़ाते मंबा हैं? है। ऑलिव्स के अंदर देखिए जैतून में एक तो शिफा है, अल्लाह जी, पाक ने बिल्कुल फरमाया ऐसे ही है। कि अल्लाह पाक ने इसका कुरान में भी जिक्र किया है, वत्तीन की कसम खाइए। दूसरा ये कि हदीस से भी साबित है कि जैतून को लगाओ भी और उसको खाओ भी। तो एक तो इसमें शिफा है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर तमाम न्यूट्रिशन मौजूद है। जिंक मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, ओके। बोन डेंसिटी के लिए विटामिन डी का जो आपकी जो बाइंडिंग एजेंट है वो इसके अंदर मौजूद है। तो जैतून हमें अपने बच्चों को खाने की आदत डालनी सही चाहिए। है। दूसरी अहम चीज है हमारे पास मौजूद है नर छुआरा। नर नर छुआरा, ये ठीक छुआरे की किस्म होती है। आम है। छुआरे हम मिलते हैं, हाँ। ये उसको हम कहते हैं, ये एक अलग स्पीशीज होती है। अच्छा। और ये इतनी जबरदस्त चीज है कि बच्चों को रोजाना अच्छा, रात इसका को, रंग यही होता है? जी आप देख सकते हैं स्क्रीन ठीक पे, है। ये थोड़ा सा येलो टाइप होता है और अच्छा। खुशक होता है बिल्कुल। इसको अच्छा। आप 1 कप दूध में 3 अदद नर छुआरों को आप उबाल लें, 2-4 मिनट उसको उबालें, उसके बाद ये छुआरा खा के 3 छुआरे ऊपर से बच्चे को दूध पिला दें। ओके, इससे भी बच्चों का कद बढ़ता है। ठीक है। ये और हमें यही वाला छुआरा जी, चाहिए? नर छुआरा लेना है। ठीक है। इसके अंदर पूरी न्यूट्रिशन है। ये ओके। कमर दर्द में भी फायदा देता है, ओके। असाबी कमजोरी को भी ठीक करता है, पट्ठों के जिनको मसाइल हैं उनको भी ठीक करता है। ठीक ये वो चीजें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम लोग इससे इस्तेफादा नहीं कर इससे रहे। इस्तेफादा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ना लोगों को, Absolutely। आगाही नहीं है। इसलिए एक आपने ये छुआरों वाला हमें बता दिया नुस्खा कि जी। रात को ये पीना है और ये कितने दिन पीना है, या ये ये रेगुलरली रेगुलर आप अपनी इसको डाइटरी सप्लीमेंट है। बनाएं, आप अपने ओके। खुराक का हिस्सा बना लें, ताकि आपकी जनरल हेल्थ भी ठीक बेहतर है। होगी, इम्यूनिटी भी बेहतर होगी और कद भी बढ़ेगा। और इसके अलावा अच्छा, तीसरी अहम चीज हमारे पास ये आप देख सकते हैं, बांस का मुरब्बा। बांस ठीक है का जी, मुरब्बा। ये बांस का मुरब्बा मौजूद है, और ये भी बच्चों को रोजाना सुबह में, अच्छा, जिस तरह सेब की छोटी छोटी काशें होती हैं, सही 1-2 है। काशें इसकी देना शुरू कर दें, ओके। इससे भी कद बढ़ता है। ओके। जैसे बांस का दरख्त लंबा होता है, अल्लाह ने हर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हर पौधा, हर दरख्त की खासियत उसकी अपनी साख के हिसाब से बनाई हुई। तो जब आप ये मुरब्बा बांस का इस्तेमाल बच्चों को कराएंगे तो यकीनन कुछ अरसे में उनका कद बढ़ना शुरू होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों का तो मैंने एज अ डाइटरी सप्लीमेंट बताया, लेकिन आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक ऐसा नुस्खा मैं देने लगा हूँ कि जो घरों में आप बना के इस्तेमाल करें तो आप यकीन कीजिए कि 13 साल से लेके 20 साल के दरमियान के बच्चे या बच्चियाँ ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें दुआएं देंगे अगर उनके अंदर मरूसी फैक्टर नहीं है। ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है अजगन नागुरी। इसको अश्वगंधा भी पूरी दुनिया में इस मंसूब किया जाता है, और ये आपकी सुपर फूड भी इसको नाम करार दिया गया है, और आपके बोन्स डेंसिटी के जितने इश्यूज हैं उसको ये रेक्टिफाई करता है। अजगन नागुरी और कुव्वत मदाफियत के लिए दुनिया की आला तरीन चीज़ है। नंबर 2, शकाकुल मिस्री। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, शकाकुल मिस्री, ये लकड़ियाँ हैं, और अल्लाह ने इसके अंदर भी कद बढ़ाने के और हार्मोन जो आपके प्लेयर सेल्स, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और आपके ग्रोथ हार्मोन है वो इसको बढ़ाता है। इसको कहते हैं शकाकुल मिस्री। ठीक है। तीसरी अहम चीज़ है सुरंजान शीरी। ये आप देख सकते हैं, ये लकड़ियाँ हैं, ये वो जड़ें हैं। ये सुरंजान शीरी ये हमारी कराबादीनी दवाई है जिसकी माजून सुरंजान बनती है जोड़ों के दर्द के लिए। देखिए, ओसिफिकेशन के अमल को बेहतर करने में सुरंजान शीरी मुआविन साबित होती है। बोन्स के अंदर यूरिक एसिड के इशूज हैं, तदाबी मामलात हैं, उसको भी ये ठीक करती है, और आपकी बॉडी की तमाम पेन्स को एज अ पेन किलर इफेक्ट करती है। क्या बात है। ठीक है। चौथी अहम चीज है मोरिंगा। इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, सुहांजना। हमारे बावरपुर वाली साइड पे ये बेशुमार पाया जाता है, और आज से 15-20 साल पहले मैं कृषि इंडस्ट्रीज में जॉब करता था एज अ कंसल्टेंट। तो उस वक्त एक टीम आई थी जो साउथ अफ्रीका से, जो पाकिस्तान का सुहांजना सारा लेके बाहर जाते थे। वहाँ पे बच्चे सूखड़े पैदा होते थे, बिल्कुल कमज़ोर, और उन्होंने WHO के रिकमेंडेशन पे उनको शुरू करवाया। आज आप साउथ अफ्रीका के बच्चों की नस्ल देखेंगे तो 20 साल पहले की नस्ल अब चेंज हो चुकी है। वहाँ सेहतमंद बच्चे पैदा हो रहे हैं, और उसमें सुहांजना का बड़ा अमल दखल है। इस सुहांजना से हम लोगों ने इनहराफ किया। आज पूरी दुनिया जो है ना सुहांजना को इस्तेमाल कर रही है। पूरी बॉडी की न्यूट्रिशन इसके अंदर मौजूद है, जिसको मोरिंगा कहा जाता है। हर कोई इसका इस्तेमाल आजकल कर रहा है। और आखिरी चीज थी चारों मगज। चारों मगज, ठीक है। हमारे ना बोन्स के अंदर जब बहुत ज्यादा ऑसिफिकेशन मुकम्मल हो जाए तो स्टिफनेस आ जाती है, फिर हमारी जो बोन्स है ना वो फैलना शुरू हो जाती है। उस फैलाव को रोकने के लिए लचक का बहाल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी फार्मूलेशन है, चारों मगज़ खुश्की ज़ायल करते हैं, तरावट बहाल करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चारों मगज़। ये पांचों चीज़ों को हम वज़न लेके आप पिसवा लें,
और इसका तकरीबन आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक सुबह शाम बच्चों को दूध के साथ, पानी के साथ दे दें या किसी दूध में मिक्स करके दे दें। ठीक है। तो यकीन कीजिए कि 2 ढाई माह 3 माह बच्चा ये मतवातर इस्तेमाल करे तो जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा कद छोटा रह गया है और वालिदैन बहुत परेशान है और लाखों रुपए की अपनी अद्वियात इस्तेमाल करें और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये उनके लिए तेरे बहदफ चीज़। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे हर्बल रेमेडीज़ के हवाले से कि जनाब अगर आपका कद नहीं बढ़ रहा, आपके बच्चों का कद नहीं बढ़ा, तो उनके लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ हो सकती है। हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अता साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए इसके पर बात की। जनाब टेंशन इतनी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है और बाकी इतने फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो जिस्मानी प्रॉब्लम्स हैं ना वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कह लें कि हेल्थ इश्यूज़ ख़ास तौर पर सरे फहरस्त होते हैं। आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, बीपी प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाता है, हेल्थ की कंडीशन जो है ना समझें कि वो आपको लाहक होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में आपने ख़ुद को किस तरह काम डाउन रखना है, उसके लिए कुछ कह लें कि प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ थेरेपीज़ ली जा सकती हैं और अगर आप वो थेरेपीज़ नहीं ले सकते हैं तो आज का सेगमेंट आप ज़रूर देखें, जिसके थ्रू आप घर में बैठकर अपनी इन चीज़ों को जो है ना वो हल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर कहते हैं कि आपको ब्रीदिंग करना आना चाहिए। आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट ये अच्छे तरीके से कर रहे हैं ना तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि आपकी ब्रीदिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके जितने भी कह लें कि टॉक्सिन्स हैं ना वो आप अपने अखराज कर देते हैं। एक ये, दूसरा कौन से ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने जिस्म को, अपने स्किन को, अपने बालों को बेहतर बना सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों को हमने आज जो है ना वो डिस्कस करना है और डिस्कशन के लिए हमारे साथ रूबी अली मौजूद है स्टूडियोज़ में, जो कि माइंड साइंटिस्ट हैं और उनसे बात करते हैं हम कि जनाब ये जो सारा प्रेशर पॉइंट्स और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल और बाल गिरना, स्किन हमारी ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसके लिए किस तरह के प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर काम किया जा सकता है। तो रूबी आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रूबी आजकल जिस तरह ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, ये को रिलेट करते हैं ना एंजाइटी, डिप्रेशन, ओबेसिटी और जिसकी वजह से हम सारे ही परेशान होते हैं कि हम थोड़ा सा मोटा हो गए ना तो हमें मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये समझने की ज़रूरत है। देखिए हमारे बॉडी में एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें अल्लाह ताला ने लंग्स बनाए हैं सांस लेने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तहकीक के मुताबिक एक आम इंसान अपनी लाइफ में जस्ट, आप बिलीव करेंगी, 30% अपने लंग्स को प्रॉपर यूज़ करता है टिल डेथ। उसकी रीज़न क्या है? हमें प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ही नहीं पता। अगर हम प्रॉपर अपने ब्रेथ वर्क पे काम करें ना, देखें आपकी बॉडी में जितना कार्बन होगा, कार्बन जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके तमाम सेल्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, वो चाहे आपकी स्किन हो, चाहे आपके बाल हो, चाहे आप इंटरनली हेल्थ हो। तो सबसे पहले अगर आप अपने सांस की एक्सरसाइजेस को और अपनी सांस की मश्क को प्रॉपर फोकस करना शुरू कर दें, ये अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग है कि हम लोग जो कहते हैं ना कि एक वेंटिलेटर की, अल्लाह ना करे, कोई कितनी हज़ारों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ये वो, तो हमें तो परवरदिगार ने इतनी खूबसूरत नेमत दी हुई है। अगर लेकिन वही वाली बात है कि हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि प्रॉपर हमने इस पे फोकस कैसे करना है। अभी हमने बात की, जैसे आपने बात की बालों की, तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल जितना अच्छा होगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, प्रॉपर आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे। ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें बालों की, तो आपके बाल, नाखून और स्किन ये समझ लें एक ही मटेरियल से बने हुए। जैसे दरख्त है ना, दरख्त को पानी की ज़रूरत होती है उसकी ग्रोथ के लिए। अब हमारे यहाँ ये बड़ी गलत में थे कि हमें ये नहीं पता कि पानी का इनटेक कितना करना है, कि जो आपकी स्किन के लिए, आपकी बालों के लिए प्रॉपर होना चाहिए। ना देखें ना, अगर आप दरख्त को बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो भी ख़राबी है, अगर ज़्यादा कमी रखेंगे तो भी ख़राबी है। स्टार्ट हम करेंगे अपना आज की, जैसे हमारी मेन फोकस है कि हमने अपनी ब्रेथ वर्क पे किस तरह से और कौन से हमारे प्रेशर पॉइंट है जो हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए, घर में बैठी ख़वातीन इनसे किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकती है। नॉर्मली आपने ब्रेथ वर्क करना है, आप हम लोग सांस लेते सिर्फ यहाँ तक रोक लेते, जैसे यहाँ पे रोक लिया हमने। जब सांस लेनी है तो आप देखें पेट तक लेके जाएं इसको। अच्छा।
होल्ड मतलब करें, नाक से ही हमने सांस लेनी इनहेल है करें, और कोशिश करें। ठीक स्टार्ट है, में अगर नहीं भी हो रहा तो चले जैसे लेकिन इनहेल आप अपने नाक से करना है, ठीक है, होल्ड ऑन। ओके, एक्सेल करते हुए आपने ज़्यादा कार्बन ज़्यादा बाहर आपने निकालनी है। कमरा खाली होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाएगी। ठीक तो है, ये एक आपने एक ही आपने ब्रेथ वर्क पे करना है काम। सेकेंडली हम लोग अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आए। आपने ये देखे, अच्छा ये आपने अपने राइट हैंड के लाइक नाक से एक्सेल, नाक से इनहेल, ओके, एक्सेल, फिर अच्छा ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब ब्लड प्रेशर जिनका हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो उसके लिए वो हाई वालों के लिए ये अकॉर्डिंग टू योगा जो है तो ये हमारा जो है ये शमसी और कमरी साइड्स पे, लेकिन हम इतनी उसमें नहीं जाएंगे कि व्यूअर्स हमारे परेशान हो। लेकिन ये सिंपल आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है जिनको आप अगर रेगुलर फोकस आप बेस पे करना शुरू कर दें तो आप बिलीव करें कि आपकी 80% प्रॉब्लम्स बॉडी की वैसे ही खत्म होना शुरू हो जाए। ब्रीदिंग सही, Breathing मतलब हम लोग जो exercise पे। ब्रीथ कर रहे हैं हम वही नहीं सही कर रहे हैं, वो ही नहीं कर रहे हमारी हमें- ब्रीदिंग टेक्निक ही सही देखिए नहीं आप रूटीन में देखिए हम सांस लेते हैं, हाँ। यहाँ तक लिया, हम पूरे ऑक्सीजन तो इनहेल कर ही नहीं रहे हैं। तो आपके तमाम ऑर्गन्स को, आपके तमाम सेल्स को जब आपका उनका ब्लड में ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर होगा तो आपकी प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी। मतलब हमें पेट से सांस लेना चाहिए, हम सीने से सांस ले रहे होते हैं, यहीं पे होल्ड करके यहीं से हम लोग एक्सेल कर देते हैं। तो वो फिर किस तरह से आप उस चीज़ को जो है डिटॉक्सिफाई Okay. अपनी बॉडी को और करेंगे। दूसरा इवन तो कि जैसे मैंने बात भी की है कि स्टडीज़ भी ये शो करती हैं कि अगर आपकी ब्रीदिंग ही अच्छी है तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। देखिए मैंने आपको पहली बात की कि जब आपकी बॉडी में प्रॉपर हाँ। ऑक्सीजन जाना शुरू होती है, ठीक है। अब मैंने इंशाल्लाह हम इस पे भी एक प्रोग्राम करेंगे, मैंने 114 kg से मैंने अपने वेट को रिड्यूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे वेट जर्नी का सबको पता है, मैं अपनी क्लासेस में भी हर जगह पे कि मैंने कोई आज तक एस्थेटिक यूज़ नहीं किया। मेरी ये नहीं कि मैं ऑन स्क्रीन बात कर रही हूँ, मेरे जितने भी क्लास में आते हैं स्टूडेंट्स या जितने चैनल्स पे, इवन आपको भी मेरा पता है कि एक टाइम से आप मुझे देख रही हैं, कभी मैंने बालों में कोई चीज़ यूज़ नहीं की, कभी स्किन पे नहीं। उसकी मेन रीज़न यही है कि मुझे भी एक ये समझ लें कि मेरे ही टीचर ने मुझे गाइड किया था अच्छा। कि बेटे अपनी बॉडी में ऑक्सीजन जिस दिन आपकी लेवल प्रॉपर लेवल पे आ गई तो आपकी बॉडी वैसे ही जो है वो माशाल्लाह एक्टिव होना शुरू हो जाती है हर मामले में। अब बाल हम आते हैं बालों पे, जी। जो आजकल सर्दियों में आपको पता है अमूमन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इसके इश्यूज होते हैं। वही वाली बात है कि सबसे पहले अपने स्काल्प पे हमें विटामिन डी का, ये हमें पता ही नहीं है कि जो खुश्की बहुत ज़्यादा होने में एक बहुत बड़ी ये भी वजह है, विटामिन डी की कमी। यस, अपने बालों में आप लाजमी धूप लिया करें। ओके। अब उसका ये कतन मकसद नहीं है कि आप जैसे धूप में बाहर जाएं तो बालों को कवर, जैसे एक वो सन ब्लॉक चेहरे का होता है आपके बालों का भी होता है, उसको कवर करें। लेकिन आजकल जैसे आप धूप पड़ रही है तो आप इसमें विटामिन डी की कमी से भी आपके बाल भी डैमेज होते हैं, आपके स्कैल्प पे भी जो है ना खुश्की होना शुरू हो जाती है। सेकेंडली ये एक आपको मैं ये बता रही हूँ टेक्निक है, और ये देखिए आपने सिंपल नाखूनों को अपने लाइक दिस इनको रब करें। ओके, इससे क्या होगा? इससे आपके बाल भी अच्छे, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी, आपकी अच्छा। स्किन भी अच्छी। यस, सिर्फ ये इस तरह योगा करने में से? बड़ा मशहूर ये जो है ये मुद्रा। ओके, मतलब ये आप सिर्फ बैठे आपने हुए- अपने यस, ये समझ लें nails को- कि जैसे आप दो चीजों को रब करते हैं तो ओके। आपकी वो एक इलेक्ट्रिसिटी हीट हाँ। और लाइक जिस चीज ये आपकी बालों के लिए आप इसको आजमा के देखें, विद इन 1 month यू विल सी दैट रिजल्ट लाइक दिस। ओके, ठीक है। मतलब आप माशाल्लाह रूबी के भी खुद भी बाल देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। मैं जब से इनको देख रही हूँ 3-4 साल तो हो गई 5 है ना साल हमें एक दूसरे से मिलते हुए, तो बल्कि माशाल्लाह मेरा ऐसे ख्याल ही है इनके आपके बाल साथ हैं। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था 17 में हुआ था, तो आज 7-8 साल हो गए। तो वो माशाल्लाह से गाने हम लोग चलते इसी रहते तरह ही है रूबी, और उनके बाद भी माशाल्लाह से इतने ही प्यारे हैं। एक हम इसमें करेंगे, सेकंड हम आते हैं इस पे अपने बालों का और स्किन का, जैसे हमने एक मुंदराज पे प्रेशर पॉइंट्स। देखिए जब आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं तो आपकी जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, तो वैसे ही होता है। इसको हम सिंपली आपने ये जो सुखासन लोगों को पता होता है, सुखासन में जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, आपने अपने नाखून और ये देखिए ये वाली फिंगर से और थंब से आपने इन टिप्स को आपस में जो है ना वो यूं रखना। ओके, ये 10 to 15 मिनट्स सिर्फ ऐसे हमने Yes, करना है बस। ये प्रेशर पॉइंट होते हैं। अच्छा। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होना शुरू हो जाती है, आपके बालों की भी, आपकी स्किन की भी। ठीक है। सेकंड,
थर्ड आपने ये, ठीक है, ये आपकी बालों के लिए भी है और आपकी स्किन के लिए भी इस मुद्रा को हमने लगा। ओके, ठीक है, जब आप इन 2 फिंगर्स के दरमियान में इस प्रेशर पॉइंट को आप लाइक दिस, ये आपने पॉइंट्स पे आप प्रेशर कर रहे हैं ओके, बालों के, ये बालों का है, ये बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी सर्कुलेशन के लिए। आप ये देखें, ये ठीक है, एक हमने किया, ये दोनों फिंगर सेम, ठीक है, एक जस्ट ये, और ये तो आप जैसे बैठे हुए हैं, बस आप जो है ना सिंपल, अच्छा। कोई इसमें इतना वो आप कहेंगे आपको तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी मेहनत वाला काम नहीं है, लेकिन आप इनके बाद इसके रिजल्ट्स देखना शुरू करें। सेकेंडली मुनीबा, हमारी जो डाइट में ना, हमें देखें जब कोलेजन की कमी होती है, हम लोग भागते हैं पीआरपीओ की तरफ, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन याद रखें अगर जब तक आप इंटरनली अपने आप को हेल्दी नहीं रखेंगे, आपका प्रॉपर जिंक नहीं होगा, प्रॉपर आयरन नहीं होगा, तो आप बाहर जितना जो मर्जी बालों के साथ कर लें, स्किन पे लगा लें, कुछ भी कर लें, आपको कभी भी नेचुरल ग्लो नहीं रखा ठीक है जी। ये सारे वो प्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं, तो उस पर हम बात कर रहे थे। रूबी हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच रूबी कि आप आई, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी मशरत की रीढ़ की हड्डी है, हमारी रोज़गार की बुनियाद है और जिस पर हमारी खुराक की खुद कफ़ालत का दारोमदार है, और वो है पाकिस्तान की ज़रई मशरत। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जहाँ लाखों किसान दिन रात मेहनत करके इस ज़मीन को सोना बनाते हैं, मगर आज के जदीद दुनिया में ज़राअत सिर्फ हल चलाने या बीज बोने तक महदूद नहीं रही है, बल्कि अभी एक साइंसी, तकनीकी और मुनज़्ज़म शोबा बन चुकी है। जब भी पाकिस्तान में ज़राअत की फ़रोग़ की बात की जाती है ना, तो एक नाम नुमायां तौर पर हमारे सामने आता है, वो है सोना। वो इदारा जिसकी खादों को हमने सोने के नाम से जाना, ना सिर्फ मुल्क भर में खाद की फराहमी का ज़ामिन है, बल्कि इन खादों के मुनसिफाना इस्तेमाल के मुतल्लिक़ किसानों की तरबियत, फील्ड एडवाइज़री और ज़राअत के जदीद तरीक़ों की तरवीज में भी पेश है। तो आज हम यही बात करेंगे कि सोना किस तरह पाकिस्तान की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहा है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है ना वो गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर मिदरारुल हक साहब हैं जो कि डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग है एग्री सर्विसेज के। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी। और साथ ही साथ दानिश अली तारिक ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एग्री सर्विसेज से उनका ताल्लुक है। दानिश, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप ही से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को बताइए, सोने के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बहुत नाम, जब भी किसी फसल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात होती है, किसानों के बारे में बात होती है, ज़मीनों के बारे में बात होती है, तो सोना हमारे ज़बान पे आता है। आप हमें बताइए, आपका ताल्लुक़ किस कंपनी से है, कब से काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की ज़रई तरक्की में इसका क्या किरदार है? सोना ब्रांड जो यूरिया बनाती है, और ये सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो खाद बनाने वाली कंपनी है। इसने अपने जो मार्केटिंग और प्रोडक्ट बेचने का आगाज़ किया 1978 से, और जैसे इन्होंने स्टार्ट किया तो वहाँ से जो ना उन्होंने किसानों की तरबियत का भी जो ना स्टार्ट ले लिया, और ये है कि किसानों की जो ट्रेनिंग है, किसानों की जो मशावरत है, रहनुमाई है, और जो जदीद साइंसी तरीक़ों पे उनको राग़िब करना, उनको जो ना डायरेक्शन देना, उन्होंने उस पहले दिन से स्टार्ट किया। और ये है कि हमारी पाकिस्तान की वाहिद जो है कंपनी है जो किसानों को साइंसी उसूलों पे जो ना उनको तरकीब देते हैं, उनको जो ना रहनुमाई फराहम करते हैं, और साथ ही जो मुख्तलिफ जो ना प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स, उनके बारे में आगाही देते हैं। उसके लिए हमारी जो कंपनी है वो मुख्तलिफ जो टेरिटरीज़ में उन्होंने डिवाइड की हैं पूरे मुल्क को,
वहाँ पे जो हाईली क्वालिफाइड एग्री सर्विस ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे जाके मुख्तलिफ जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ जो है ना फील्ड में जाते हैं, उनके रहनुमाई फराहम करते हैं और उनको जो ना लिटरेचर भी देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री जो ना फिल्में उनको दिखाते हैं, साथ ही जो ना प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ से ये है कि उनकी रहनुमाई उनको मिलती है और फिर ये है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में फिर भी उनका रोल भी आ जाता है। तो उसमें यह है कि हमारी जो कंपनी है जो जिसने R&D भी स्टार्ट की है, वहाँ पे एक बड़ा सेटअप है हमारा और वहाँ पे हम नए जो कादें जो बनाते हैं उसके लिए जो ना हमारी बाकायदा फील्ड ट्रायल्स होते हैं। ठीक है। तो एक वाहिद पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है जो इस तरीके से जो ये काम कर रही है। किसानों के हवाले से बताइएगा किस तरह की सहूलियात उन्हें फराहम की जा रही हैं इस कंपनी की तरफ से, इस इदारे की तरफ से? ये हमारी कंपनी जो है ये एक वाहिद कंपनी है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में इन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है। हमारे 6 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स हैं और वहाँ पे किसानों के लिए जो फ्री सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं ताकि उनको ये डायरेक्शन दी जाए कि उनके ज़मीन में किस चीज़ की कमी है। तो इसके अलावा हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो ना हमारी ज़मीनों में कमी आ रही है, तो उसके लिए बाकायदा एक जो है ना डिजिग्नेटेड लैब है मुल्तान में। ठीक है। और वहाँ पे जब एनालिसिस करते हैं तो उनको फिर हम बताया जाता है कि ये आपकी ज़मीन में कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो एक तो ये और ये है कि सबसे बड़ी बात कि जो ना फ्री ऑफ कास्ट है। सही है। तो इनको फिर हम जो डायरेक्शन देते हैं कि उनकी बेसिस पे जो है ना खादें कौन सी डालनी चाहिए और किस जो है ना बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन पे हम फोकस करते हैं। एजुकेट भी किया जाता है हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को। बिल्कुल सही है। और साथ ही जो है ना प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जाता है। सिर्फ एजुकेट नहीं, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। हमारे जो ना एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो हैं हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो वहाँ जाके फील्ड में उनको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से उनको काफ़ी जो ना नॉलेज आ जाती है। और साथ ही फिर लिटरेचर, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म में, तो ये सारी चीज़ें जब ये देख लेते हैं और साइंसी जो है ना जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं कि उन पे जो जिस तरीके से फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइज़र जो ना अप्लाई करना चाहिए, तो उसी को बेस बना के जब हम फार्मर्स को एजुकेट करते हैं तो उससे ये काफ़ी फ़र्क आता है, उनकी यील्ड में फ़र्क आता है, उनकी यील्ड बढ़ती है। और उनको फिर ये है कि जो हमारी जो कौन सी वेराइटीज़ लगानी है, किस किस्म की, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो हमारी फर्टिलाइज़र्स हैं नई, जो बाद में हम बात करेंगे उस पर, वो एनहेंस्ड एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र्स उनको कैसे यूज़ करना है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। उनकी एफिकेसी जो है ना वो ज़्यादा हो। और हाल ही में काश्तकार हज़रात को कंट्रोल रेट के ऊपर फर्टिलाइज़र फराहम करने के लिए हमने पूरे पाकिस्तान में सोना सेंटर्स का भी एक निज़ाम कायम किया है, जहाँ से ना सिर्फ फर्टिलाइज़र बल्कि सीड, पेस्टिसाइड और एडवाइजरी, और जैसे सर ने जिक्र किया जितनी भी सहूलियात हैं फार्मर उन सोना सेंटर से भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं दानिश आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में पाकिस्तान की जो मशरत है उसमें ज़राअत की क्या अहमियत है? एक तो ये, दूसरा ये कि ये जो शोबा है आज के दिन आपको कहाँ पर फॉल करता हुआ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, ज़राअत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, अनडिनाइबल इसका रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी में, मुल्क की मईशत में। आप देखें अगर स्टैट्स की बात करें तो तकरीबन हमारा जो कौमी GDP है उसका 1/4 जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। हमारे पाकिस्तान में जितनी भी लेबर फोर्स है तकरीबन 1/3 जो है 37% ऑलमोस्ट उसका जो ताल्लुक है वो ज़राअत से है। एंड हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास गंदम है, चावल है, कपास, गन्ना, मकई, आलू, हर किस्म की फसल हमारे पास होती है। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ देही इलाके की मईशत को बल्कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको भी सपोर्ट करती है। हमारे पास शुगर मिल्स हैं, हमारे पास राइस फैक्ट्रीज़ हैं, कॉटन फैक्ट्रीज़ हैं, जिनर्स हैं, वीट मिल्स हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हमारे पास स्टोरेज इंडस्ट्री है। तो ज़राअत ही बेसिकली इन सारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और इनके लिए खाम माल प्रोवाइड करता है। तो विद द राइट एफर्ट्स, जैसे कि सर ने बताया, FFC वर्क कर रही है किसानों की अपलिफ्ट के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए। हम ना सिर्फ इनकी पैदावार में खुद कफील हो सकते हैं बल्कि इन टाइम हम इससे
ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, जो कि हम कमा भी रहे हैं कुछ हमारी फसलों से, तो व्हाई नॉट डू इट फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसे ही है कि अब भी आपकी जो काश्त आपने करनी है, जो फसल आपने लगानी है या आखिरी मराहिल में इस वक्त चल रही है, तो उसके लिए आप ये फौरी इक़दाम कर सकते हैं, जिससे आपकी पैदावार भी बेहतर होगी और उसका जो आउटकम है वो भी आपको बेहतर आएगा। और दूसरा ये कि अगर आपने ओवरऑल अपनी कह लें कि पैदावार को बेहतर करना है, तो फिर मेरे ख्याल से सोने से बेहतर और कुछ भी नहीं है जो आपकी मज़ीद बेहतरी लेकर आता है, आपकी फाइनेंसेस में भी, आपकी बाकी चीज़ों के अंदर भी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे डॉक्टर मिदरारुल हक साहब थे, दानिश अली तारिक ने हमें ज्वाइन किया था, सोना कंपनी के हवाले से, सोने के हवाले से हम बात कर रहे थे। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की। दानिश आपका भी थैंक यू कि आप भी आए और इसके ऊपर बात की, हमें आगाह किया कि ये कंपनी किस तरह काम कर रही है और किसानों को इससे क्या क्या जो है ना वो फैसिलिटेशंस मिल रही हैं। जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं और एक ऐसी वायरल बीमारी का जिक्र करना है जिसने हालिया बरसों में दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है, और वो है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो चीचक से मुशाहबत रखती है, और ये वायरस 1958 में सबसे पहले अफ्रीका के कुछ इलाकों में सामने आया था, जहाँ ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और बाद में करीबी जिस्मानी राबते के ज़रिए एक से दूसरे इंसान में ये फैलने लगा। लेकिन कुछ हालिया बरसों में इस बीमारी ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा की है और अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसके मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल जिसमें मियो आ जाता है, जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर मंकी पॉक्स के दर्जनों मुश्तबा मरीज़ों की इतलात सामने आई हैं, जबकि चंद अमवात की ख़बरें भी तशवीश में इजाफ़ा करी हैं। तो आज हम इसी के मुतालिक जानेंगे कि मंकी पॉक्स है क्या और हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दामात कर भी रही है या नहीं कर रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं। बिलाल आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, जनरल हॉस्पिटल में, मियो हॉस्पिटल में ये मुश्तबा केसेस आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं मंकी पॉक्स के। हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि कोई नई बीमारी आ जाती है और आवाम को अपनी लपेट में ले लेती है। क्या सिनेरियोज़ हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स के और हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दामात उठा रही है? देखें, ये जो वायरसेस का तो सीज़न आपको पता है कि अब तो 12 माह ही रहता है। विंटर के अपने मसाइल हैं, जो समर सीज़न है उसके अपने मसाइल हैं। तो रिसेंटली जो मंकी पॉक्स आ रहा है, इसमें जो मुनफरिद और अजीब चीज़ ये है कि ये जो पेशेंट्स अभी रिपोर्ट हो रहे हैं इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। ओके। चूँकि ये जो मंकी पॉक्स था ये तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता था, कांगोस में और इस तरह के जितने भी शुमाली अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका इस तरह के ममालिक में फैला जाता था। और ये 1900 तकरीबन 22 में, फिर उसके बाद 2022 में ज़्यादा इसकी जो शिद्दत थी वो सामने आई और उसमें तकरीबन सैकड़ों अमवात जो थी वो हुई थी। और उसी दौरान 2022 में भी पाकिस्तान पहली दफ़ा हमने सुना था कि ये मंकी पॉक्स कोविड के बाद इसके कुछ केसेस जो थे वो रिपोर्ट हुए थे। और उस वक्त भी तकरीबन 2022-23 में एक अमवात हुई थी, कुछ केसेस इसके आए थे। लेकिन 2025 है, इसके अंदर जो रैपिडली जो पेशेंट्स सामने आ रहे हैं, फिर उनमें उन पेशेंट्स के जब टेस्ट किए गए हैं, उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री ली गई है, तो वो उनमें से बेशतर जो पेशेंट्स हैं उन्होंने तो कभी एयरपोर्ट भी नहीं गए। तो कहा यह जाता था कि मंकी पॉक्स जो ऐसे अफराद जो कि बाहर के ममालिक से आते हैं उनमें वो वायरस लेके आते हैं या उनके साथ वायरस आता है, तो इस वजह से हो जाता है। अब अभी तक जितने भी पेशेंट्स, चूँकि 16 कंफर्म पेशेंट्स इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में 16 कंफर्म पेशेंट्स हैं वहाँ पे जो हो चुके हैं। इसी तरह LGH में भी है, फिर 3 अमवात भी हैं। फिर मेयो हॉस्पिटल के अंदर आपको पता है कि एक आइसोलेशन वार्ड है, लेकिन उसी तरह से जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वो नहीं बनाया गया, तो जिसकी वजह से और उस तरह एहतियाती तदाबीर ना अपनाने की वजह से दो पैरामेडिकल स्टाफ हैं और एक नर्स हैं वो भी इसमें मुब्तला हो गए हैं। उनको भी मंकी पॉक्स हो गया है। ये कॉन्टेजियस हैं, फैलते बहुत स्पीड से हैं। फिर वो जब बीमारी डायग्नोस होती है फिर उसके बाद इसकी जो मेडिकेशन है वो शुरू की जाती है। टेस्ट के बाद इसकी कंफर्मेशन आती है कि आपको मंकी पॉक्स है, और टेस्ट को कंफर्म चेक कराने के लिए हमें इस्लामाबाद लेबॉर्ट्री भेजने पड़े हैं। इन टेस्टों को लाहौर में नहीं हो रहे? नहीं, चूँकि ये थ्रू जाते हैं प्रोसीजर हॉस्पिटल्स ही करवाता है।
और उसमें डायरेक्ट जो है वो आप नहीं भिजवा सकते, क्योंकि उससे पहले वो सारी इंडिकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इस टेस्ट को जो है भिजवाया जाता है। तो इस वजह से वो फिर जब होके आता है फिर कंफर्म कर इस वजह से किया जाता है कि उसके मुताबिक फिर इनकी जो एंटीबायोटिक की जो डोज होगी इनको मेडिकेशन क्या देना है, फिर वो एक अलहदा से जो सिलसिला है वो शुरू होता है। क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक जो हैं ये कंसर्न जो बीमारी होती है उसके बाद जो है ना वो ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। चलिए हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, प्रोफेसर हारून हामिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, CEO हैं मेयो हॉस्पिटल के, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब मेयो हॉस्पिटल में भी हमने देखा है कि मंकी पॉक्स के जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, देन और भी हॉस्पिटल हैं लाहौर के जिनमें मरीज़ आ रहे हैं, अमवात भी हो रही है मरीज़ों की। तो ये बताइए कि केसेस में इजाफा होने लगा है, तो इससे बचा किस तरह जा सकता है और ये वायरल है क्या? जी बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज आ रही होगी? जी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। जी हाँ जी, आप सही कह रहे हैं कि मंकी पॉक्स के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हमने हॉस्पिटल के लेवल के ऊपर इसके इंतजाम तो कर लिए हैं। स्किन वार्ड में हमने इसकी वार्ड के स्पेशल एमपॉक्स वार्ड स्टैब्लिश की है और इसके अलावा जो कंफर्म केसेस होते हैं उनके लिए आइसोलेशन वार्ड के अंदर सहूलियात मौजूद हैं। ये वायरल इन्फेक्शन है और जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शन होते हैं ये एक दूसरे से लगता है, स्किन के कांटेक्ट से भी लगता है और स्पोमाइट्स वगैरह जो है उनसे भी लगता है। इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि जो भी मरीज जिसमें ये सस्पिशन हो कि इसको एमपॉक्स है उसको फौरी तौर पे आइसोलेट किया जाए और जब तक इसके लीजन हील ना हो जाए इसको अलग ही रखा जाए ताकि ये बाकियों में स्प्रेड ना कर सके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि इसका क्या दुरानिया क्या है, किस तरह जो पेशेंट्स हैं वो प्रेजेंट हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? देखिए ये आमतौर पे तो इस तरीके से है कि जो इम्यून डेफिशिएंट हैं यानी कि ऐसे मरीज जिनमें कुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी की कमी है उनके अंदर ये ज्यादा इम्कानात होते हैं कि इसकी बीमारी भी लग जाएगी और इसकी सिवेरिटी भी होगी, जिससे खास किस्म के थोड़े से बनते हैं जो स्मॉल पॉक्स चेचक से मिलते जुलते हैं और ये उसी फैमिली का वायरस भी है, तो उस तरीके से हम पहचान सकते हैं। और क्योंकि ये इम्यून डेफिशिएंट या कुव्वत मुदाफ़त में कमी वाले मरीजों में ज्यादा होता है इसकी वजह से सिवेरिटी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मरीजों की पहचान करके सही वक्त पे इनका इलाज कर लिया जाए तो ये चीजें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा ये भी बता दें डॉक्टर साहब कि जो मेयो हॉस्पिटल में इस वक्त पेशेंट्स हैं उनकी उम्रें क्या है, मतलब वो उनमें बच्चे भी, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, किस एज के पेशेंट्स आ रहे हैं? जी हमारे पास कुछ बच्चे भी हैं और वो एक्चुअली उसी फैमिली का हिस्सा हैं। तो अलग से तो नहीं है, लेकिन जो 2 बच्चे हमारे पास सस्पेक्टेड थे और एक कंफर्म था वो उसी फैमिली में था जिस फैमिली में बड़ों का था। आमतौर पे ये 40-45 साल की उम्र के लोग हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर वही हैं जो इम्यून डेफिशिएंट हैं। ठीक है, जिनको ये वायरस जो है ना वो ज़्यादा कह लें कि हार्म पहुंचा सकता है। अच्छा अब हमने देखा है कि 3 मरीज़ भी मौत के मुंह में चले गए हैं मंकी पॉक्स की वजह से, तो ये जो वायरस है ये कितना ख़तरनाक है और कब ख़तरनाक होना शुरू हो जाता है? देखिए इनको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। अगर इसके साथ इनकी लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए या इन्फेक्शन सेप्सिस सुपर एडिट हो जाए तो ये सूरत हाल खतरनाक इख्तियार कर लेता है। इनको हॉस्पिटल में रखने का मकसद ही ये होता है कि एक तो इनकी आइसोलेशन हो जाए, बाकी मरीजों से ये अलहदा रहे और दूसरा इनकी मॉनिटरिंग होती रहे। और क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होती है इसकी वजह से बाज़ औक़ात सारी एंटीबायोटिक्स और सारी तदबीरों के बावजूद मरीज जहाँ पर नहीं हो पाता। अच्छा अब ये डॉक्टर साहब इसके भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मरीज़ आते जा रहे हैं हॉस्पिटल में, पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान ऑल ओवर देखा जाए। तो मुझे बताइए कि हम जैसे बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि इसका वाहिद हल यही है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाएं और दूसरा ये कि वैक्सीनेशन का जो अमल है उसको तेज़ किया जाए। लेकिन वी गॉट टू नो कि अभी तक वैक्सीनेशन का कोई अमल शुरू नहीं हुआ और हमारे पास वैक्सीनेशन है भी नहीं है।
देखिए इसकी स्पेशल वैक्सीन है जिसके लिए हमें एक्वायर करना पड़ेगी। ये रूटीन की वैक्सीन नहीं है और आई एम श्योर के अरबाब इख्तियार जो इसको देख रहे हैं वो इसके लिए पिछले साल से ख्वाहिशा हैं कि इसके लिए जो स्पेशल वैक्सीन है वो एक्वायर हो जाए और वो हम सिलेक्टेड केसेस में दे सकें, क्योंकि मैस वैक्सीनेशन तो इसकी करने की ना फायदा है, ना जरूरत है, ना फिजिबिलिटी होगी। आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैस वैक्सीनेशन कि अच्छा, जैसे अब मीजल्स की वैक्सीनेशन बहुत लोगों को करते जी, हैं या टाइफाइड की करते हैं, तो उस तरीके से फायदा नहीं होगा। जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको भी टारगेट करके ये किया जाएगा once the vaccine is available with us। नहीं तो कोई ऐसी प्लानिंग है हुकूमत की या आप लोगों से बात हुई हो, जो हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया है उनसे बात हुई हो कि वैक्सीनेशन मंगवाने की कोई तैयारी की जा रही है, कोई गौर फिक्र किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है? ये ग्रेड भी तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर डीजी हेल्थ ऑफिस इसके ऊपर कर रहा होगा। इस तरह इसके साइंस एंड सिम्टम्स पर हम बात कर रहे थे कि अगर हाई ग्रेड फीवर आपको रह रहा है और 3 से 4 दिन हो गए हैं और आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, रैशेज़ आपको लग रहा है कि आपकी स्किन के ऊपर आ रहे हैं, तो ये अलामात हैं कि आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। तो फौरी तौर पर एक तो अपने अजीज़ो क़ारिब से, अपनी फैमिली से थोड़ा सा कांटेक्ट जो है ना वो आपने दूर करना है, अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक जगह पर रहना शुरू कर दे, कमरे में रहना शुरू कर दे ताकि ये दूसरों को ना फैलाया जा सके। और मुस्तनद डॉक्टर और हॉस्पिटल का रुख ज़रूर करें वरना ये जानलेवा भी हो सकता है। तो हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद थे और प्रोफेसर हारून हामिद साहब ने भी ज्वाइन किया था। प्रोफेसर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, बिलाल आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप आए। मंकी पॉक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं तालीमी मैदान के हवाले से। और इस साल बताया ये जा रहा था कि जनाब रवा बरस जो है वो 148 अरब का जो बजट है वो तालीम के लिए मुख्तस किया गया है और ये बजट गुज़श्ता साल के मुकाबले में 135% ज़्यादा है। एक तो ये चीज़ है, दूसरा बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स रखी गई, बच्चों के लिए बाकी प्रोग्राम्स थे वो रखे गए और रवा साल सूबे के कुल गैर तरक्याती बजट का जो 24% हिस्सा था वो तालीम के लिए मुख्तस किया गया था। एक बहुत बड़ा बजट जो है वो तालीम के लिए जो है ना वो फ़ंड किया गया। क्या इतने फ़ंड्स होने के बावजूद, इतना बजट होने के बावजूद भी हमारा जो सरकारी तालीमी निज़ाम है उसमें बेहतरी आई है? मयार तालीम बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ? जो तलबा व तालिबात हैं उनके लिए सहूलियात किस तरह की रही हैं महकमा तालीम की तरफ से, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमने आतिफ़ परवेज़ को बुलाया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आतिफ़, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। एजुकेशन के मौजू पे हम फिर गुफ्तगू पर, करें। हाँ और जो ये महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल की जानिब से दावा किया गया है कि हमने इतने बजट रखा, इतना तालीमी बजट इन्होंने वो रखा है। किया हुआ था। और जो सवालात आप कर रही थी कि क्या इस बजट के बाद भी मामलात बेहतर हुए, तो वो बेहतरी की तरफ तो नहीं गए, लेकिन बजट जो है गुज़िश्ता सालों की निस्बत उसमें इजाफा हुआ है। अगर बात कर लीजिए कंपैरिजन, बेहतरी भी तो आनी चाहिए ना, फिर मयार तालीम भी तो बेहतर होना चाहिए। देखिए हायर एजुकेशन या एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है इसमें कोई तब्दीली आती है या कोई इस्लाहात लाने की कोशिश की जाती है तो उसका इम्पैक्ट 5 से 6 साल बाद जाकर नज़र आता है। ये निसाब चेंज करते हैं या कोई डिसीजन अब कर रहे हैं तो वो उसका क्या इम्पैक्ट आया है वो आने वाले सालों में पता लगेगा। अब जो स्कूलों में हम बात करते रहते हैं कि सहूलियात का भुगतान था, उसके लिए अब 25 से 30 हज़ार नए कमरे बनने थे, तो वो इस साल, इस माली साल में उसके लिए 40 अरब रुपए जो है वो फ़ंड मुख्तस किए गए। तो अभी तक वो मुकम्मल तो नहीं जारी हुए, ये जुलाई में, जून जुलाई में जाकर ये मुख्तस किया गया था। अभी कोई 20 अरब रुपए जारी हुए हैं। इसके ऊपर भी इसमें सिर्फ खाली कमरे बनने हैं या सिर्फ इक्विप्ड कमरे बनने हैं? इक्विप्ड कमरे तो नहीं बने, सिर्फ कमरे सिर्फ दीवारें खड़ी होनी है और वो चीज़ें, उसके साथ जो फर्नीचर होता है वो मौजूद नहीं होगा, उसके लिए अलग से फंड दरकार होंगे और वो अलग से असातिज़ा और साथ साथ वालिदैन का, बच्चों का मुतालबा है। जैसे लाहौर की बात कर ले तो यहाँ पर भी कोई 3-4 लाख बच्चे हैं जिनके पास फर्नीचर की शॉर्टेज है। 3-4 लाख बच्चों के पास फर्नीचर की शॉर्टेज है और ये ख़ुद महकमा स्कूल एजुकेशन के अपने अदाद शुमार है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं।
जहाँ स्कूल एजुकेशन का बजट 100 अरब रखा गया था, पिछले साल जो है वो 60 अरब के करीब था, तो इसमें इजाफा किया गया, तो वो कुछ 40 अरब रुपया जो है वो स्कूलों की सहूलियात को पूरा करने के लिए। फिर इसमें एक बड़ा चंक जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 35 अरब रुपया 30 से 35 अरब रुपया चला जाता है, और फिर दानिश स्कूल अथॉरिटी है तो वो चला जाता है। जो नए स्कूल बनाने के लिए वो फंड्स उस तरीके से नहीं रखे गए, लेकिन ओवरऑल जो पिछले सालों से कंपैरिजन किया जाए तो उसमें इजाफा हुआ। उसमें दो चीज़ें और हैं, जो हायर एजुकेशन का बजट है वो 40 अरब तक गया, उसमें 15 अरब जो है वो लैपटॉप के लिए और 15 अरब रुपए जो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए है। तो ये दो फ्लैगशिप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे और इससे बहुत ज़्यादा तलबा को और वालिदैन को आसानी भी है। तो ये दो अच्छे मंसूबे थे जो 2025 में शुरू किए गए, और उम्मीद की जा रही है कि जो स्कॉलरशिप्स का है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये नंबर इसके कम है, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वो भी स्कॉलरशिप्स ले बिल्कुल सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो वो भी तो बहुत सारे स्टूडेंट वालिदैन पूछते रहते हैं कि ये नंबर कम है, इसमें इजाफा होना चाहिए। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आने वाले सालों में इसमें इजाफा किया जाएगा। इस साल जो है माली साल में 1 लाख के करीब लैपटॉप देने थे, तो 40,000 जो है लैपटॉप दे दिए गए हैं। और अब ये फैसला किया गया है कि ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं उनको भी ये लैपटॉप दिए जाएंगे, और 10,000 लैपटॉप्स जो हैं उनके लिए मुख्तस करने का फ़ैसला किया गया है। तो दीगर अगर और बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में स्कूलों में बात की जाए तो स्टेम्स लैब जो हैं वो 4,000 बनने जा रही हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 2008 से जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जो वहाँ पर लैब्स बनी थी वो अपग्रेड ही नहीं हुई। तो अब ये जो 4,000 लैब्स जो स्टेम्स लैब वो उनको बनाया जा रहा है, और सोसाइटीज़ और क्लब्स भी स्टेम्स बनाए जा रहे हैं। दीगर बात कर ली जाए तो इनरोलमेंट के हवाले से हम करते रहते हैं कि गोश्त भी है, तो वो 2 मिलियन के करीब, जो पिछली हुकूमत बताती थी कि हमारे इतनी इनरोलमेंट बढ़ गई है, तो वो 2 मिलियन पंजाब भर में 2 मिलियन गोश्त जो है यानी 20 लाख बच्चे जो इनरोलमेंट फेक सिस्टम में मौजूद थी उसको निकाली गई। और ये कहा जा रहा है कि इस साल 2.6 यानी कि 26 लाख बच्चे जो हैं उनकी इनरोलमेंट की गई है, जो गुज़िश्ता सालों से कोई 20 लाख या 10 लाख के करीब ज़्यादा है। तो 1 करोड़ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनमें से 10 लाख कहा जा रहा है कि ये स्कूलों में आ गए हैं। करिकुलम के और इम्तहानी निज़ाम और उसके साथ टीचर ट्रेनिंग के लिए पैक्टा एक नया अदारा बनाया गया था। तो ये बनाया तो ये किया गया कि एक सिनर्जी, तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे थे, तीनों का काम एक दूसरे से मिलता जुलता था यानी कि मुतालिक था, तो वो एक ही अदारे के नीचे उनको इकट्ठा कर दिया गया है। तो ये उम्मीद की जा रही कि आने वाले साल में जिस मकसद के लिए ये अदारा बनाया गया है उसके बेहतरी भी आए। बोर्ड्स की जो इस्लाहात के हवाले से बात कर ली जाए तो ई मार्किंग जो है वो शुरू की जा रही है 2026 में। ये पहला मजमून जो कंप्यूटर साइंस का है वो ई मार्किंग के ज़रिए से होगा। फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात कर ली जाए तो ये स्कूल एजुकेशन का दावा है कि 10,000 स्कूलों में जो मॉन्टेसरी क्लासेस होती हैं उनका आगाज़ किया गया है, यानी कि शुरू से ही बच्चों को लिया जाए और 10वीं तक वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते रहें। असातिज़ा की जो हरासमेंट के केसेस 37 के करीब उनका जो महकमा स्कूल एजुकेशन का फ़ैसला किया है कि ये निपटा दिएंगे, लेकिन इसके अलावा जो केसेस है सैकड़ों महकमा स्कूल एजुकेशन में वो उन पर फैसला नहीं हो सका। वो कारकर्दगी से मुतालिक हैं। जब स्कूलों के रिज़ल्ट आते हैं मैट्रिक के और इंटर के तो ख़राब कारकर्दगी वाले असातिज़ा के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी शुरू की जाती हैं उसमें से अक्सर जो है वो इस साल भी निपटाई नहीं जा सकी। तो 37 केसेस जो हरासमेंट वाले थे वो कर लिए गए। फिर इसके साथ साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बड़े इंतज़ामी बहरान था, क्योंकि 600 के करीब 600 के करीब कॉलेजेस जो हैं कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल नहीं थे, उसमें से 450 लगा दिए गए हैं। इसी तरीके से जामियात की बात कर ली जाए तो 29 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर लगा दिए गए। अभी भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं जिनके लिए इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। और हायर सेकेंडरी में स्टेम लैब जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो ये महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमने इस साल ये कारकर्दगी दिखाई और आने वाले साल में भी जो चीज़ें बेहतर होंगी। तो देखते हैं जो दावे किए जा रहे हैं और जो कहा जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि उसमें कितनी बेहतरी आएगी। ये वक्त के साथ साथ डायरेक्शन कुछ बेहतर नज़र आ रही है,
लेकिन इस डायरेक्शन पे कितना आगे चलते हैं, जो गोल्स रखे गए हैं, जो टारगेट रखे गए हैं, उनको अचीव किया भी जाता है कि नहीं किया जाता, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हुकूमतें बदलती हैं और सरबराहान बदलते हैं तो पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं। मतलब अब असातिज़ा को भी इक्विप्ड करने की जो है ना वो प्लानिंग की जा रही है, जैसे स्कूटीज़ ख़वातीन जो असातिज़ा हैं उनके लिए जो है ना वो कहा जा रहा है कि उनको मुफ्त दी जाएगी, और इस तरह के और भी प्रोग्राम जो है असातिज़ा के लिए लॉन्च किए जाएंगे। तो ये ओवरऑल था कि मयार तालीम हमारा कैसा रहा है, इस पर बात कर रहे थे। आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे। आतिफ़ बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।